रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपना शानदार हुनर दिखाने के लिए तैयार हैं? सक्षम को आपको एक बहुत ही खास कार्यक्रम में बुलाते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह है 4th राइट टू राइट नेशनल कंप्यूटर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपटीशन 2025। ये आपके हुनर को दुनिया के सामने लाने और शानदार पुरस्कार जीतने का एक सुनहरा मौका है। हमारे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ये एक बेहतरीन मंच है ये दिखाने के लिए कि आप अपने लैपटॉप पर कितने कुशल और आत्मनिर्भर हैं। तो चलिए आपको इस प्रतियोगिता की सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तारीख नोट कर लीजिए, शुक्रवार 22 अगस्त 2025 और जगह है HCL फाउंडेशन नोएडा। इसमें कौन हिस्सा ले सकता है? कक्षा 5 से लेकर 12 तक के सभी छात्र छात्राएं। हमने इसे 2 ग्रुप में बांटा है। जूनियर ग्रुप कक्षा 5 से 8 के लिए और सीनियर ग्रुप कक्षा 9 से 12 के लिए। आप हिंदी, अंग्रेजी या दोनों भाषाओं में हिस्सा ले सकते हैं। चुनाव आपका है। तो ये प्रतियोगिता कैसे होगी? बहुत आसान है। आपको अपना लैपटॉप खुद लाना होगा और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने फोन के साथ अपना ब्लूटूथ कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम के दिन आपके साथ एक सहयोगी वॉलंटियर होंगे। वे आपको एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाएंगे और आपका काम होगा उसे नियम अनुसार टाइप करके ईमेल करना। हमारे जज 3 चीजों पर ध्यान देंगे: आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपका प्रेजेंटेशन। याद रहे, टाइप करते समय स्पेलिंग में कोई मदद नहीं की जाएगी, तो ये पूरी तरह से आपके हुनर और ध्यान पर निर्भर करेगा। जो छात्र शहर के बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए हमने रहने और भोजन की व्यवस्था भी की है। स्कूल और साथ आने वालों के लिए एक जरूरी सूचना: एक स्कूल से ज्यादा 2 लोग साथ आ सकते हैं और अगर स्कूल से लड़कियां हिस्सा ले रही हैं, तो साथ आने वालों में कम से कम 1 महिला का होना अनिवार्य है। तो क्या आप उत्साहित हैं? रजिस्टर करने के लिए तैयार हैं? ज्यादा इंतजार मत कीजिए। रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2025 है। आप गूगल फॉर्म भरकर आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस ऑडियो के साथ भेजे गए मैसेज में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप से भी रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी या व्हाट्सएप द्वारा रजिस्टर कराने के लिए कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9667174783। आइए मिलकर इस राइट टू राइट प्रतियोगिता को अब तक का सबसे सफल आयोजन बनाएं। अभी रजिस्टर करें। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। 2 मूवीज रिसेंटली आई हैं, तन्वी द ग्रेट और सितारे जमीन पर। दोनों डिसेबिलिटी इंक्लूजन पर है, ऑटिस्टिक बच्चों पे हैं और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की ओर से आई हैं। एक मूवी जिसमें आमिर खान साहब हैं तो दूसरे में अनुपम खेर साहब हैं। क्या सिनेमा का नैरेटिव बदला है? इसको हमें कैसे देखना चाहिए? क्या हमें बेयर मिनिमम पे खुश हो जाना चाहिए या वी शुड डिमांड मोर? तो इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट
इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट श्रुति पुष्करना जी हैं, जो लिखती रहती हैं और इनके आर्टिकल आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो कुछ क्रिटिकल व्यू पॉइंट इन्होंने इख्तियार किया है, जानेंगे कि बैकग्राउंड क्या है और कैसे सिनेमा और इंक्लूसिव और एम्पैथेटिक हो सकता है। श्रुति मैम, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पर। नमस्कार दानिश, आपके सब श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो जो हमारे नए श्रोता हैं, पहली बार आपको सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताएं। जी ज़रूर। तो मैं, जैसे कि दानिश ने इंट्रोडक्शन में बोला कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ भी। मैंने अपना स्टार्टिंग करियर मीडिया में करा, बहुत देर टेलीविज़न न्यूज़ में काम किया और उसके बाद मैंने लगभग पिछले 10 साल से डिसेबिलिटी में काम करना शुरू करा। तो मैंने अलग अलग NGOs के साथ काम किया है, कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है, इंक्लूजन इन एजुकेशन, इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट, मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो होता है उसको मैं एज अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, एज अ ट्रेनर, एज अ समबडी जो पॉलिसी को समझ पाते हैं, उस तरीके से मैं काम करती हूँ। ग्रेट। आपने दोनों मूवीज पर आर्टिकल लिखे हैं, तो सबसे जी। पहले तो जब आपने सुना कि इस तरह की मूवीज आ रही हैं, सितारे जमीन पर और तन्वी द ग्रेट, मैं अभी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे नहीं चाह रहा हूं अभी, जी। तो पहला थॉट क्या था जब आपने इन मूवीज के बारे में पढ़ा, ये डिसेबिलिटी पे आ रही हैं? तो मैं बताऊंगी, लास्ट ईयर की बात है, डाउन सिंड्रोम डे पे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो होता है, उस पे एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म ने ऑर्गेनाइज करी थी। वो एक स्पेनिश फिल्म थी, चैंपियंस। करेक्ट। तो मैं पहली बारी वो फिल्म तब देखी और मुझे मालूम भी नहीं था उसके बारे में कि डाउन सिंड्रोम के एक्टर्स उसमें लिए गए हैं एंड ये एक सच्ची कहानी से इंस्पायर होके हुई है। तो उसी समय मुझे पता लगा कि आमिर खान भी इसका एक वर्जन बना रहे हैं अगले साल। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। तो मुझे लगा कि बॉलीवुड इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है और सबसे बड़ी बात, पहली बार डाउन सिंड्रोम एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे ये भी पता लगा कि एक डायरेक्टर, उनका नाम है पलाश मुंचाल, और उसके बारे में भी मैंने अपने कॉलम में लिखा है। उन्होंने भी एक फिल्म वो भी बना रहे थे, उसका नाम है मकतूब। वो शायद अभी रिलीज नहीं हुई है, मेरे ख्याल OTT के लिए बनाई है उन्होंने। उसमें भी डाउन सिंड्रोम एक्टर्स को ही कास्ट किया गया है। तो ऑनेस्टली मतलब मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग 2025 हो गया। उसमें शायद एक विजुअली इम्पेयर्ड भी है, भव्या शाह करके। हाँ जी, और राजपाल यादव भी हैं मेन उसमें कास्ट में। बिल्कुल जी। तो आपने ये दोनों मूवीज देखी, और ये दोनों मेन स्ट्रीम मूवीज हैं लिसनर्स के लिए, थिएटर में भी दोनों लगी हैं और सितारे जमीन पर तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो तन्वी द ग्रेट भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मूवी तो आपको सबको देखनी चाहिए। अब आपने इन दोनों मूवीज को देखा, इन दोनों मूवीज के बारे में जो आपने अपने आर्टिकल में लिखा है, जो आपकी समझ बनी है, वो हमारे लिसनर्स को बताएं। जी। तो सितारे ज़मीं पर जब देखने गए तो कहीं ना कहीं जहन में था कि तारे ज़मीं पर बन चुकी है। और आई मस्ट कन्फेस, जब तारे ज़मीन पे आई थी तो मेरा डिसेबिलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मैं इस सेक्टर में काम नहीं करती थी, तो मैंने एज अ ले पर्सन ही वो देखी थी। तो और अभी भी अगर मैं उसको रिविजिट करती हूँ तो मेरा व्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा बदले नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। तारे ज़मीं पर बहुत डेप्थ में एक इशू को डील करा, डिसलेक्सिया को, और उसके बारे में उस पिक्चर ने हमें इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी कि डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया में बच्चा कैसे बिहेव करता है, उसको स्कूल में क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको अपने पीयर्स के साथ क्या चैलेंजेस आते हैं, उसकी क्या मानसिक स्थिति रहती है, और उसके पेरेंट्स का क्या रवैया रहता है, और पेरेंट्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू कि वो भी किस तरीके से एक डिलेमा में रहते हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आई, तो रिप्रेजेंटेशन तो मतलब पीछे ही रह गई उसमें। मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छे से उन्होंने एक आम आदमी को ये ज्ञान दिया कि ये सब कर सकते हैं और इस तरीके से हमें किसी डिसलेक्सिया वाले बच्चे के साथ डील करना चाहिए। तो उसी एक्सपेक्टेशन से मैं सितारे ज़मीं पर देखने गई थी कि डाउन सिंड्रोम के बारे में भी हमें उतना ही पता लगेगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सितारे ज़मीं पर थोड़ा सा बॉलीवुडाइजेशन होके उसकी रह गई। एक तो बास्केटबॉल जैसी गेम जो कि इंडिया में बहुत प्रचलित नहीं है, तो मुझे लगा कि चॉइस ऑफ स्पोर्ट अलग हो सकता था।
ब्लाइंडली कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं थी ओरिजिनल फिल्म से। जो डाउन सिंड्रोम के एक्टर्स थे उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज्यादा हार्टनिंग थी। मेरे ख्याल से मेरे लिए पिक्चर में सबसे ज्यादा रुचि उसी से ज्यादा उत्पन्न हुई थी, और मुझे देखने के बाद लगा भी कि हाँ, ये एक सेविंग ग्रेस है पिक्चर की। पर उसके अलावा पिक्चर जो है आमिर खान के इर्द गिर्द घूम के रह गई, और इतना उसको आंख बंद करके कॉपी कर लिया कि कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट जो इंडियन सिनेमा के हिसाब से चेंज हो सकते थे और मौके थे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजिंग देने के, वो कहीं ना कहीं छूट के रह गए, ऐसा मुझे लगा। ओके। और तन्वी द ग्रेट? तन्वी द ग्रेट अगेन, सबसे बड़ी बात थी कि अनुपम खेर ने अपना बहुत टाइम के बाद डायरेक्टोरियल डेब्यू करा, और एज अ फैन मैं उनकी एक्टिंग की काफी फैन रह चुकी हूँ। तो अगेन मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी वो पिक्चर देखने की, और मैं जब जितना भी उसके मैं देख पा रही थी ट्रेलर्स, उसमें कुछ कुछ मुझे लगा कि ऑटिज्म को बड़ी बारीकी से समझाया गया है, और ऐसा ही हुआ। जब मैं गई तो फर्स्ट हाफ में फिल्म के बहुत अप्रिसिएशन मैंने फील करा जो मेन लीड एक्टर थी शुभांगी, एंड शी वाज अ न्यू गर्ल, मतलब और उसने लगा कि बहुत ज्यादा समय लगाया है तन्वी के साथ, जो अनुपम खेर की नीस है, जिसके ये जो इंस्पिरेशन है इस फिल्म की, बारीकियां समझने के लिए कि एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे जो इंसान होता है वो किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से खाता है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से आई कांटेक्ट कर या नहीं कर पाता है। तो शुभांगी का जो रोल था उसने बहुत ही अच्छे से निभाया, बट वही हुआ कि सेकेंड हाफ में आते आते वो एक मास ऑडियंस को अपील करने के चक्कर में वो स्टोरी इतनी ज्यादा ग्लोरीफाई कर दी। तन्वी को ग्रेट बनाना था क्योंकि तन्वी द ग्रेट है, तो ग्रेट बनाने के चक्कर में हम तन्वी को तो भूल ही गए, उसके ऑटिज्म को तो भूल ही गए। तो ये दोनों में आपकी समझ बनी? जी जी जी, ये मेरे इनिशियल इम्प्रेशन थे दोनों पिक्चरों के। और एक डायलॉग था बार बार जो फिल्म में आता था तन्वी द ग्रेट में, एक ऑलमोस्ट उसकी सिग्नेचर लाइन है। इनफैक्ट उस डायलॉग के टाइटल से अनुपम खेर ने बुक भी लिखी है, डिफरेंट बट नो लेस। तो जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन को लेके, मुझे कुछ अटपटा लगता है डिफरेंट बट नो लेस कहना। तो राइट। क्योंकि आप मतलब आप एक तरीके से उसी स्टिग्मेटाइज व्यू को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब ये लेस किसने बनाया, ये मोर क्या होता है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने ये किसने डिफाइन करा, और क्यों इसी बेंचमार्क पे हर व्यक्ति को खरा उतरना है। ये खाली डिसेबल्ड लोगों पे नहीं जाता है, एक्चुअली अगर आप देखें तो ये किसी के लिए भी है। बहुत सारे बच्चे आजकल जब बड़े होते हैं तो उनको मतलब किसी ना किसी स्टैंडर्ड से compete करना पड़ता है, तो वो एम्पैथी कहीं ना कहीं चले जाती है। तो अब आते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये है कि टर्मिनोलॉजी सही होनी चाहिए थी, ओवर ग्लोरीफाइंग नहीं होना चाहिए था, जी और अगर मूवी आप अगर सितारे जमीन पे बात करें तो वो आमिर खान साहब के कंपैरेटिवली दूसरे एक्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस और हो सकता था। जी जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने चैंपियंस देखी तो मुझे पता लगा कि हर एक्टर को एज अ प्लेयर जब हम देखते हैं तो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि डिसेबिलिटी या कोई और वीकनेस परे रह जाती है और स्पोर्ट पे फोकस हो जाता है, क्योंकि वो एक टीम एक्टिविटी है। उसमें हर टीम प्लेयर की कोई ना कोई स्ट्रेंथ रहती है, कोई ना कोई वीकनेस रहती है, और ये आप आमूमन किसी भी स्पोर्ट पे कर सकते हैं, लगा सकते हैं ये प्रिंसिपल। तो उस फिल्म में, ओरिजिनल चैंपियंस फिल्म में, प्लेयर्स को बहुत ज्यादा उस चीज से दिखाया गया कि किसकी क्या वीकनेस है और किसकी क्या स्ट्रेंथ है, और कोच ने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके गेम की स्ट्रैटेजी बना के उनको जीत की तरफ लिया। राइट राइट। सिमिलरली सितारे ये जमीन पर मैं सोच रही थी कि होगा, पर वो एक इतनी सॉफ्ट स्टोरी बन के रह गई कि कोच प्लेयर्स पे क्या कर रहे हैं काम, प्लेयर्स की अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, वो कहीं भी फिल्म में दिखाई नहीं देती है। हाँ, जरूर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक उनकी बैक स्टोरी छोटे से कैप्सूल में एक आधे मिनट में दिखाई गई है कि कोई होटल में काम करता है, कोई ऐसे घर से आया है, बट उसके आगे क्या, वो किस तरीके से अपनी उस बैकग्राउंड, अपने डाउन सिंड्रोम के यूनिक चैलेंजेस या यूनिक एबिलिटी को अपनी गेम में
यूज कर रहे हैं और उससे वो स्ट्रैटेजी बन रही है, वो बिल्कुल मिसिंग था। हाल ही राइट। में मैंने एक और स्पोर्ट फिल्म देखी है जिसका डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो है F1। और मैं बिल्कुल भी फॉर्मूला 1 को एज अ स्पोर्ट फॉलो नहीं करती, तो मुझे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। बट जब मैं हॉल से निकली तो उस 3 घंटे की पिक्चर के बाद मुझे F1 रेसिंग के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई कि 1/10 ऑफ अ सेकेंड की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से हर रेसर के अलावा जो जितने भी लोग जुड़े हैं उस टीम में वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं उस 1/10 ऑफ अ सेकेंड के लिए, और कैसे जीत की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो आप जब कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आनी होती है, आपको इनरिच फील करना होता है। और खास तौर पे जब आप डिसेबिलिटी की फिल्म एक ऐसी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के लिए बना रहे हैं जहां पे डिसेबिलिटी को बहुत ही बुरा समझा जाता है, कार्मिक समझा जाता है, तो मेरे को लगता है कि निर्देशक, निर्माता, एक्टर्स पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसके बारे में हम इस तरीके से दर्शाएं कि लोग कुछ उसके बारे में जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं वो समझ पाए। राइट। तो वो मुझे मिसिंग लगा सितारे जमी पर। और मेरे अब ख्याल हम आते हैं इस पे कि एक समय ऐसा भी था बॉलीवुड में जहां हम्म, पे जब डिसेबल्ड को ज्यादातर बैगर ही दिखाया जाता था, या फिर बिल्कुल। बहुत पुअर दिखाया जाता था। या हम्म, काबिल जैसी मूवी भी आई, वो बहुत देर बाद आई, जिसमें बहुत हम्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया गया, जो जी रियलिटी से परे दिखाया गया। जी 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 तो आपको नहीं लगता कि वी शुड गिव इट टू सिनेमा की पिछले 5-7 सालों में एक नैरेटिव तो चेंज हुआ है? 4 जी। मूवीज का अगर हम जिक्र करें, हम्म। चंदू चैंपियन वाज ए मास्टरपीस, राइट। श्रीकांत, हम्म। देन सितारे जमीन पर, और तन्वी द ग्रेट। हम्म, एटलीस्ट सिनेमा का नैरेटिव चेंज हुआ है, अब उस चीज से हम निकल रहे हैं। क्या आप ये हम्म, मानेंगी कि क्योंकि सिनेमा शेप करता है नैरेटिव, तो जी ये आपको क्योंकि डिसेबिलिटी की समझ है, आप बहुत क्रिटिकली इसको एनालाइज कर रही हैं, जी लेकिन जी। जिन लोगों को बहुत नॉलेज नहीं है उनके कुछ कॉन्सेप्ट तो दूर हुए हैं इन मूवीज से। आई 100% अग्री विद यू। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि हमारे ना मीडिया में कहा जाता था नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। करेक्ट। तो तो मेरे ख्याल से ये इस पे भी अप्लाई होता है कि कम से कम लोगों ने सोचना शुरू करा। हम डिसेबिलिटी के बारे में मेन स्ट्रीम पे, पर्दे पे बात कर रहे हैं, और सिनेमा ऐसा माध्यम है जो करोड़ों लोगों को एक साथ पहुंचता है, राइट। पर मैंने जैसे कहा कि मीडिया में, जर्नलिज्म में, हम जर्नलिज्म स्कूल में ये पढ़ाया था हमें कि आपके पास उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने अपने आर्टिकल में जो तन्वी द ग्रेट पे लिखा है, मैंने एक लाइन लिखी है, मैं रिपीट करना चाहूंगी कि व्हाट मूव्स यू कैन ऑल्सो मिसलीड यू। ठीक है, तो जब लोग इमोशनल होके ऐसी पिक्चरें देखते हैं जिसमें कुछ चीजें बहुत ही रियलिटी से परे हैं, तो लोग एक अलग धारणा बना के चले जाते हैं, और सिनेमा का इतना इम्पैक्ट होता है लोगों पे। मैं खुद एक सिनेमा लवर हूँ और बहुत सारी शाहरुख खान की पिक्चरें देख देख के बड़ी हुई हूँ, तो एक मुझे मालूम है कि किस तरीके से सिनेमा आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो एज somebody जिसको पावर समझ आती है मीडिया की, आप डिसेबिलिटी को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि हम कम से कम छोटे ही 1-2 मैसेजिंग ही चाहे पूरी फिल्म में एक बहुत पावरफुल और करेक्ट दे, जिससे कि लोगों तक सही बात पहुंचे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तारे जमी पर, अगर आप मुझसे पूछें तो। श्रीकांत में ऐसी बहुत सारी खूबियां थी उस पिक्चर में जो बहुत एंजॉय करी। और एक वो, और लोगों को ये वहम है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाने के लिए कुछ जो है ना ऐसा तड़का लगाना पड़ता है जिसमें आप सीरियस बातें नहीं कर पाते। दैट इज नॉट ट्रू। आप देखिए, इतनी पुरानी पिक्चर आई थी 80s में, स्पर्श, नसीरुद्दीन करेक्ट। शाह एंड शबाना आजमी। आप देखिए छोटी छोटी मैसेजिंग कितनी अच्छी उसमें दी गई है। एक और पिक्चर थी बहुत पुरानी जिसमें ये अपना संजीव कुमार और जया बहादुरी थे, कोशिश। उसमें डिसेबिलिटी को टैकल नहीं किया गया है, बस एक डिसेबिलिटी एक बैकग्राउंड है फिल्म की। तो कोई नीड नहीं है हमें कुछ अलग से डिसेबिलिटी को टैकल करने की स्क्रीन पे।
और एक और मुझे थोड़ा सा लगता है कि हम जब कहते हैं कि कम से पर कम इतना आपकी तो बातों होगा। में कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। मैं जी। दो चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। हम्म। अभी आपने कहा कि डिसेबिलिटी को टैकल करने की जरूरत नहीं है हम्म। कोशिश मूवी में, दूसरी हम्म। तरफ आप कह रही हैं कि ये मूवी उन बच्चों के ऊपर घूमनी चाहिए थी, ऑटिस्टिक बच्चों पे, आमिर खान पे सेंटर है। एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरा, मैं क्या बताती हूँ। आपको लग नहीं रहा कि आप ओवर क्रिटिकल हैं? क्योंकि जैसे हम्म। इसमें भी जो पागल वाली बात है, जनरली लोग ऐसे शब्द यूज करते हैं, हमने देखा हमारे घर जी वाले भी करते हैं, जी उसको जी जी। उन्होंने क्लैरिफाई किया है। बहुत सारी ऐसी चीज है। और ऑटिस्टिक के बारे में लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शन थी। हम्म। और इन दो मूवीज ने कहीं ना कहीं, अगर आप यूट्यूब पे पब्लिक रिव्यू देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल रिव्यूज, तो यस अगर आप पब्लिक रिव्यूज देखोगे तो इट हैज बीन वेल रिसीव्ड बाय अ लार्ज सोसाइटी। यस, ये वही लार्ज सोसाइटी है जो कहती है कि हम अपने बर्थडे पे ब्लाइंड लोगों को कुछ खिलाना चाहते हैं, कंबल देना चाहते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे प्रॉब्लम है। बट हाँ, मैं ओवर क्रिटिकल हो रही हूँ, पर मैं ये भी अप्रिशिएट कर रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। और क्योंकि इतना ज्यादा इसका रीच है, तो मुझे लगता है कि अगर हम क्रिटिकल होंगे तो हम एक्सपेक्टेशन को कम नहीं करनी चाहिए। हमें हमें हमेशा डिसेबिलिटी फील्ड में और डिसेबल्ड लोगों को ये बताया जाता है कि कम से कम इतना तो मिल रहा है, कम से कम ये तो हो रहा है। मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से परहेज है, सच बताऊं तो मैं आपको। और जहां तक टैकल करने का आपका सवाल है, मैं टैकल इसलिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जब बोल रही हूँ कि उनके सिनेमा में उस सितारे जमीन पर उन प्लेयर्स के आगे आगे पीछे कुछ नहीं घूमा या उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, नहीं, मैं कह रही हूँ उनको स्टोरी का वो मेन पार्ट थे। तो आप सिनेमा बना रहे हैं उनके लिए, प्लॉट को तो आप स्ट्रॉन्ग करिए। उसकी स्क्रिप्ट इतनी वीक थी कि कुछ सेंटेंसेस सिर्फ एक मॉरल मैसेजिंग देने के लिए कहे जा रहे थे बार बार। वो सीन्स थे कुछ जो उनके केयर टेकर हैं उधर, एक सरदार जी कैरेक्टर हैं और आमिर खान के बीच में, जो बहुत फोर्स्ड लग रहे थे कि डिसेबिलिटी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, पागल नहीं कहना चाहिए। वो फोर्स्ड मैसेजिंग थी। जबकि अगर आप उस हर डाउन सिंड्रोम के प्लेयर के ऊपर आप काम करते, उसका कैरेक्टर अच्छे से निखार के लाते, तो उनके गेम पे फोकस जाता, तो अपने आप मैसेजिंग चले जाती। टीवी को हम इडियट बॉक्स भी बोलते हैं कि भाई आप एक थोड़े से कम समझ वाली ऑडियंस के लिए बनाइए तो उनको उतना समझ आएगा। पर मेरा वहां पे भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि आप जितना इंटेलिजेंट कंटेंट लोगों को देंगे, उनका सोच का स्तर बढ़ जाएगा। ये एक चॉइस है जो हमें करनी है एज अ कंटेंट क्रिएटर। ये और जो आज आप की क्रिटिकल ऑडियंस, हो रही हैं, ये एक जो डिसेबिलिटी में काम करता है शख्स, ये वहां से आ रहा है या एक मूवी लवर की ओर से आ रहा है? दोनों तीनों तरफ से, एज अ जर्नलिस्ट आ रहा है, एज अ मूवी लवर आ रहा है। जैसे मैंने कहा, तारे ज़मीं पर मैं जब मैंने देखी थी, मुझे डिसेबिलिटी से लेना देना नहीं था। मुझे ऑटिज्म, डिसलेक्सिया पता भी नहीं थी, ये टर्म्स सुनी होंगी पर मेरे को कोई वो नहीं था इसका ज्ञान। कोशिश, स्पर्श, और उससे पहले स्काई इज पिंक, ये सारी पिक्चर तो मैंने देखी, तो मेरा डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था। पर मैंने वो अप्रिशिएट करी उन्हीं बातों के लिए। और अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब का और अब का कंपेयर करती हूँ, तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। तो हाँ, जरूर मैं ये चीजें देख पा रही हूँ और आपके सामने रख पा रही हूँ, क्योंकि मेरी लेंस इस टाइम डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्पेशलिस्ट की है। बट क्योंकि मेरे पास वो बेनिफिट है आपके सामने वो पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे कुछ लोग अग्री हो सकते हैं, कुछ लोग डिसअग्री कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूं कि हमारी ऐसी डिबेट हो, हम लोग सोचें तो सही, बात तो करें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स के कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज आए हैं मेरे पास इन दोनों आर्टिकल्स के बाद, जिन्होंने सितारे जमीन पर बहुत पसंद करी, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमें अच्छी तो लगी, पर हम सोच रहे थे कि इस पिक्चर में क्या क्या गड़बड़ है जो हमें डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। और जब मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा, तो हमें लगा कि हाँ, ये हम बस कह नहीं पा रहे थे जो आपने कह दिया है। तो मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं हर आपने चीज। कहा कि हमें बेयर मिनिमम, ये मैं भी, मेरा भी इस सितारे जमीन पे तो कम से कम आपके साथ डिसएग्रीमेंट है बहुत सारी चीजों पे। हाँ और तन्वी मैंने खुद देखी नहीं है, पढ़ा है। तो जी दो चीजें हैं। एक तो आपने अभी बेयर मिनिमम की बात की, जी और ये इस पे मैं आपके साथ अग्री करता हूँ कि जी हमें बेयर मिनिमम पे नहीं सेटिस्फाइड होना, ये मैं वेब में भी बोल के आया था। लेकिन एक है जहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, जो जी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रोवाइड करवाना, वो चाहे जी। एक्सेसिबिलिटी हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो। हम्म
ये तो है फंडामेंटल राइट जिसमें हमें बेयर मिनिमम में नहीं रुकना चाहिए। एक है सिनेमा जैसी चीजें जो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, एक सोशल ऑब्लिगेशन है, एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का पैसा इन्वॉल्व है, उन्हें अपनी कमर्शियल सक्सेस भी देखनी है। तो इन दोनों में डिफरेंट नहीं देखती हैं क्या? नहीं, मैं इसको बेयर मिनिमम राइट लेंस से नहीं देख रही हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि जब हम अप्रिशिएट करते हैं या जब हम क्रिटिकल होते हैं तो हमारा क्या सोचने का नजरिया है। कभी कभी क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जब उनको कोई चीज पसंद भी नहीं आती है, और खासकर डिसेबिलिटी में या किसी और माइनॉरिटी में, आप ट्रांसजेंडर ले लीजिए या कोई और कम्युनिटी ले लीजिए जिसके बारे में बहुत सारी बातचीत अभी तक नहीं करी गई है मुख्य धारा में, उनको सब कॉन्शियसली उन्होंने अपने घर में बैठ के ये धारणा बना ली है कि हमारे बारे में इतना तो बात हो रही है, इतना तो कहा जा रहा है। मैं उस बेयर मिनिमम की बात कर रही हूँ। हमारा कोई हक नहीं है सिनेमा से ये डिमांड करने का, बट हमारी एक्सपेक्टेशन ऊंची होनी चाहिए अपने आप से। कंटेंट जब हम कंज्यूम करते हैं तो अगर हमें लग रहा है कि ये चीजें अच्छी हैं तो हम बिल्कुल जरूर बोलें, क्योंकि अच्छाई को तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये पहले नहीं लिए गए। 10 साल में भी मैंने इतना डिफरेंस देखा है, एंड दैट इज टोटली अप्रिसिएशन वर्दी, है ना। पर क्या मैं इस 10 साल के जो चेंज है उस पर आके रुक जाऊंगी? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। तो एक्सपेक्टेशन के लिए बेयर मिनिमम होने की जरूरत नहीं है। और हम कहीं ना कहीं, मैंने जैसे कहा कि खाली डिसेबिलिटी का नहीं है, हम अपने घर में भी कुछ चीजें ऐसे करते हैं कि अगर किसी को कोई व्हीलचेयर यूजर है, वो कोई ऐसे राइट्स के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं बाहर जाके, पर वो सेटल हो जाते हैं कि अरे मेरे जाने से ये तकलीफ होगी, मेरे परिवार वालों को बाहर ले जाने में ये प्रॉब्लम होगी, अरे वहां पे जाएंगे तो पता नहीं सीढ़ी होगी क्या होगा, तो चलो हम घर ही में रुक जाते हैं। ये एक माइंड सेट है दानिश, मैं उस माइंड सेट के खिलाफ हूँ बस। पहले जो मूवीज बनती थी डिसेबिलिटी पे, वो या तो डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, या वो ओवर इंस्पिरेशनल, जहाँ बहुत ही ट्रेजेडिक सिनेमा होता था। अब हम फीचर मूवीज तक पहुंच गए हैं। तो जो आपको लगता है कि कई बार हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें कंसल्टेटिव अप्रोच से हो जाती हैं, उसके लिए हमें हर बार कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको लगता है नहीं कि ओवर क्रिटिकल होके हम उस मोमेंट को एक धक्का दे रहे हैं, रेदर देन सपोर्ट करने की बजाय हम एक मोराल तोड़ रहे हैं? नहीं, क्योंकि यही मेरे ख्याल से आपकी और मेरी कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ रही है कि मैं क्रिटिक और क्रिटिसिज्म के अंदर ये फर्क करती हूँ, ठीक है। मैं उनको ये नहीं कहना चाहती हूँ, इस सिनेमा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि आपने ये क्यों करा, ये गलत करा, ये गलत करा, ये गलत करा। नहीं, अगर आप कोई फिल्म रिव्यू भी उठा के देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में जैसे छपता है या किसी और अखबार में, तो आप देखेंगे कि फिल्म की अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स दोनों निकाल के रखे जाते हैं। और मेरा इतना ही काम था। जैसे तन्वी द ग्रेट में अगर मैं देखूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आई जो उभर के, वो था उसका अनुपम खेर एज अ ग्रैंडफादर, उनकी जर्नी वो बहुत सुंदर करी गई है। मुझे नहीं लगता कि सिनेमा में इतनी अच्छी तरह वो एक फैमिली मेंबर का, ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ ट्रांसफॉर्मेशन एटीट्यूड का मैंने कहीं और किसी सिनेमा में देखा है। तो मैंने उसकी अच्छी बातें बिल्कुल नोट करी हैं और वो भी उतने ही जोर से रखी हैं आगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वहीं रुक जाऊं, क्योंकि मैंने एक जर्नलिस्ट का भी हैट पहना हुआ है, और उसका मतलब है कि एक न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, कुछ चीजें जैसे मैंने कहा जो मैंने देखी शायद किसी और ने नहीं देखी होंगी। अब जो इसकी मदर का रोल करती हैं पल्लवी जोशी, वो एज अ मदर क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं वो बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। या उनका क्या रिलेशनशिप है, या उसकी बच्ची की कितनी डिपेंडेंसी होती है एक मदर पे, वो बहुत रियलिस्टिक दिखाया गया है। पर क्या उनका एक्सपर्ट बनाना उनको, जो कि वो बहुत चीजों में फॉल्टर कर रही थी एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि ऑटिज्म एक्सपर्ट जो फिल्म देखेगा वो सोचेगा, और बहुत सारे जैसे मैंने कहा कि एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, एक्सपर्ट्स आए हुए थे जो पिक्चर देख रहे थे, वो उनको लगा कि थोड़ी सी और रिसर्च कर लेनी चाहिए थी इसमें, क्योंकि रिसर्च तो किसी भी सब्जेक्ट पे करते हैं जब हम सिनेमा बनाने जाते हैं, कोई किताब लिखने जाते हैं, मीडिया का यही एक असूल है। तो वो चीजें मिस हुई। तो मेरा सिर्फ ये है कि मैं बताऊं जरूर कि क्या मिस हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे उसमें नुक्स या गलती निकालनी है,
पर जब आगे और इस पे काम हो तो हम एज अ सेक्टर कम से कम उसमें एक इनपुट्स दे पाए हैं। तो आपको बेसिक प्रॉब्लम है रिसर्च पार्ट से? मुझे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन से प्रॉब्लम है, जो सही सही रिप्रेजेंट करना चाहिए उस चीज से। और उसके लिए हाँ, रिसर्च बहुत लगती है। जब आप, जैसे मैंने कहा, शुभांगी की रिसर्च बहुत अच्छे से निकल के आई। अच्छा, मैं क्या है ना, जब ऐसी पिक्चर कोई देखने जाती हूँ ना, तो मैं बहुत रिव्यूज नहीं पढ़ती, उसके बैकग्राउंड नहीं पढ़ती, तो मुझे कुछ पता नहीं होता, ताकि मैं क्लीन माइंड से जाऊं। बिल्कुल। जब मैं उसके लास्ट के कास्ट रोल होते हुए देख रही थी, तो मैंने देखा एक्चुअली में शुभांगी और तन्वी की फुटेज थी साथ में बहुत सारी चीजें करते हुए, तो मुझे मालूम भी नहीं था तब। और मुझे तब भी इतना सुंदर लगा कि जिस तरीके से वो इतनी बारीकी से एक ऑटिज्म पर्सन होने के एक्शंस बखूबी निभा रही थी। क्या एक जर्नलिस्ट के ऊपर ये बैगेज भी होता है कि अब कुछ तो हमें लिखना है, कुछ डिफरेंट लिखना है, तो उसमें भी ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस आता है पब्लिक के सामने? मेरे केस में तो ऐसा नहीं है। ये कुछ चीजें इस तरीके से हैं कि शायद माइंड ही ट्रेन हो जाता है कि आप बारीकी से चीजों को नोट करते हैं। अटेंशन टू डिटेल एक ऐसी चीज है जो मैंने ओवर द ईयर स्किल अक्वायर करी है, तो मैं उसको बारीकी से देखती हूँ उस लेंस से। हाँ, पर कोई वो नहीं है कि क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि हमने एक कॉलम लिखना है, तो हमें क्रिटिकल होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिखना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, लिखना भी और बोलना भी, और उसकी स्वतंत्रता है। हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। जी। मैंने इसमें एक और खूबसूरत चीज देखी इस बार, ये तमाम मूवीज में जो प्रोफेशनल रिव्यूज आए, जो मूवीज क्रिटिक्स हैं, तो उन्होंने भी कोई इंस्पिरेशनल व्यूज नहीं दिए हैं, वो भी क्रिटिकल हुए हैं मूवीज के अलग अलग एस्पेक्ट को लेके। तो जी, कम जी, से जी। कम ये हुआ है कि एक नजरिया लोगों का डिसेबिलिटी को लेके बदल रहा है कि अगर डिसेबिलिटी में, बहुत इसका बहुत ये मतलब नहीं है कि हमें खुशी करना है, हमें इंस्पिरेशनल व्यूज ही देने हैं। तो जो जी, क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो हमें पब्लिक के सामने रखना है। तो जी, दे हैव बिल्कुल। डन अ गुड जॉब, दे हैव इंक्लूडिंग यू। यस। तो दे हैव। अब हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर मैं अभी भी समझू, देखिए कोई भी सिनेमा अपने आप में परफेक्ट नहीं है। राइट। आप कोई भी ऐसी मूवी नहीं है, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, जिसमें आप क्रिटिकल नहीं हो सकते। क्योंकि मूवीज जो है वो इमोशंस हैं, ड्रामा है, वो मूवीज के नाम से ही पता लगता है कि एक एंटरटेनमेंट सोर्स है। जी, तो जी, जी। उसको आप एजुकेशनल लेंस से देख रही हैं, जब बहुत परफेक्शन की ओर दे रही है, ये कहीं ना कहीं अपने आप से बेईमानी नहीं है कि सिनेमा मुझे को ऐसा सिनेमा की तरह नहीं देख रही हैं आप? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत सारे हॉलीवुड के भी एग्जांपल्स दे सकती हूँ, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली एक कॉलम लिखा था। मैंने एक बॉलीवुड सॉरी हॉलीवुड की एक फिल्म थी जो मैंने बहुत सालों पहले देखी थी। मेरे को लगता है 15 साल के भी ऊपर हो गए। उसको देखा था मैंने, इन हर शूज करके। और सच मानिए कि मैंने उसमें कोई डिसेबिलिटी लेंस तो था ही नहीं। कुछ चीजें मैंने बिना नोटिस करे ही इंजॉय कर ली उस फिल्म की। पर फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस लेंस की तरफ से उस पिक्चर को देखती हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा नोट करी, पर उसमें रिप्रेजेंटेशन मुझे उतना ही अच्छा लगा जब जो मुझे पहले लगा था। उसको मैंने उतना ही एंजॉय करा जितना अभी एंजॉय करा। सिर्फ मुझे क्योंकि अब ज्यादा मालूम है, तो मैं उन चीजों को नोट कर पाई। पर मैसेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस पिक्चर को अगर कोई डिसेबिलिटी के लेंस से नहीं भी देख रहा है, तो उसको भी वही चीजें निकल के आएंगी। उसमें एक मेंटल हेल्थ, दो लड़कियां होती हैं जो अपनी मदर को जल्दी एज में खो देती हैं, और उनको नहीं पता होता है कि उनकी मदर ने सुसाइड करा है, क्योंकि उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो मेंटल हेल्थ के इर्द गिर्द वो पिक्चर घूमती है। उस समय में इतनी बात भी नहीं होती थी। तो उसके बाद उसमें से एक बच्ची को कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो नंबर्स ऐड नहीं कर पाती है। सो इट इज सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, बट उसको कोई प्रोनाउंस करके कहा नहीं गया है। पर उस पिक्चर में अपने एनवायरनमेंट से वो अपने आप को किस तरीके से एटीट्यूडनल जर्नी से निकलती हुई चेंज करती है, वो बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है। तो मैं यही बस कहना चाहती हूँ कि मुझे तब भी वो चीजें उतनी ही अच्छी लगी थी जितनी अब अच्छी लगी। सिर्फ क्या है कि मैंने उसको उस तरीके से उसका रिव्यू में एडिशनल कमेंट्स दिए, नोटिस कहीं, बस। जो LGBTIQ समुदाय हाँ जी। है, हाँ जी। सिनेमा एक बहुत कोशिश कर रहा है। सिनेमा का जो रोल है कि पहले चीजों राइट। को नॉर्मलाइज किया जाए। जी। तो उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, अलग हम्म। अलग कैरेक्टर्स कर रहे हैं, हम्म। आयुष्मान खुराना, सब कुछ चलती हैं, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। जी। जी। लेकिन
काफी बड़ा रोल अदा किया है सिनेमा ने नॉर्मलाइज करने में उस चीज को सोसाइटी में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि सेम डिसेबिलिटी में भी अभी का जो दौर चल रहा है, क्योंकि अभी लोग बहुत न्यू हैं डिसेबिलिटी को लेके, नए नए कॉन्सेप्ट्स को लेके, लोगों को डिसेबिलिटी का मतलब समझ आता है कि किसी के हाथ पैर ना होना, किसी को दिखाई ना देना, किसी को सुनना ना। एब्सोल्युटली। तो ये कॉन्सेप्ट है अभी लोगों का। तो जी, अभी जी। हम उस दौर में हैं जहां पे कम से कम ये मूवीज आ रही हैं और अच्छे लेवल पे आ रही है, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस से आ रही है, बड़े एक्टर्स के आ रहे हैं, ताकि वो क्राउड को भी पुल कर सके। क्योंकि आपके पास मूवी बना लीजिए, लेकिन मूवी बनाने के बाद उनको ये भी मेक श्योर करना है क्राउड जाए, तभी तो अवेयरनेस होगी ना। अगर किसी ने बना दी, कोई देखने नहीं गया, तो उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। जैसे तो आपने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो अभी पार्ट चल रहा है, वो इसमें चलेगा, हमें उसकी जर्नी सपोर्ट लंबी करना रहेगी। चाहिए। जी। जी, वो एक जर्नी है जो एलजीबीटीक्यू की जो मूवमेंट है बहुत देर से चल रही है। उसमें न्यूज मीडिया ने, मास मीडिया ने, फिल्म मीडिया ने और इवन बुक्स ने, मैं कहती हूँ, बहुत रोल प्ले करा है। तो एब्सोल्युटली अगर ये हमारा डिसेबिलिटी की तरफ लेंस शिफ्ट हुआ है तो ये तो बहुत ही अप्रिसिएशन की बात है। और वो धीरे धीरे हमारी नॉर्मलाइजेशन की कॉन्वर्सेशन से बात आगे इवॉल्व होगी। ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई अग्री विथ यू। और मेरे ख्याल, मैंने जो 2-3 लोगों से बात करी थी जो सितारे देख के आए थे, और बहुत यंग जनरेशन है, उन्होंने बोला कि आज हमें ये लेसन मिला कि इन लोगों को पागल नहीं बोलना है, जैसे आप अभी बात कर रहे थे। या किसी ने कहा कि मेरे घर में तो अभी भी इसी तरीके से बात होती है, तो मैं उनको जाके अब बोलूंगी। तो एक छोटा चेंज तो आ गया ना, राइट? तो उसके लिए तो बिल्कुल ही मैं इस चीज को फुल 100 मार्क्स देती हूँ कि चेंज चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, शुरू तो हो गया। लेकिन आप ऑब्स्ट्रक्टिव बन रही है ना बीच में। मैं ऑब्स्ट्रक्टिव बिल्कुल नहीं बन रही। मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। मेरे को अच्छी चीजें भी दिख रही हैं और मुझे वो चीजें भी दिख रही हैं जो और अच्छी हो सकती हैं। मैं उनको बुरा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी उनको और अच्छा किया जा सकता है। चलिए एक बार फिर से हमारे लिसनर्स को बताएं बहुत सिंपल शब्दों में, दोनों जी। मूवीज की आपकी दिक्कतें क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं, और कैसे जो मूवी मेकर्स हैं उनको और एम्पैथेटिक और रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है और स्ट्रेटजी में चेंज लाने की जरूरत है। क्या उनको करना चाहिए फ्रॉम द इंक्लूजन स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट और एक मूवी लवर, तीनों की ओर से आपको क्या लगा और कैसे इस मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं, कहाँ कहाँ उनसे चूक हुई है जिसपे दे कैन स्पेंड सम मोर टाइम। बिकॉज सितारे जमीन में एक चीज और है कि इट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट मेन स्ट्रीम मूवी जो साइन लैंग्वेज, ऑडियो डिस्क्रिप्शन और क्लोज कैप्शनिंग में आई है। जी जी। और तो डिसेबल्ड एक्टर्स हैं जिसमें, इसमें डिसेबल्ड एक्टर हैं। परफेक्ट। बहुत बड़ी, बहुत सारे फर्स्ट हैं इस फिल्म में, जरूर। तो मैं आपको बहुत सिंपल शब्द में बताती हूँ। पहले सितारे के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो जब मैंने डिसेबिलिटी से मेरा पहला वो हुआ फेस टू फेस, तो वो था ब्लाइंड क्रिकेट की तरफ। ठीक है, मुझे डिसेबिलिटी फील्ड में आने से पहले मैंने सबसे पहले ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में सीखा, पढ़ा, कवर करा उसको। और उसमें मैंने एक मैसेज लिया जॉर्ज इब्राहिम से कि जब हम एक स्पोर्ट्स फील्ड पे होते हैं तो डिसेबिलिटी पीछे रह जाती है, स्पोर्ट्समैन फोकस में आ जाता है। ठीक है, और ये मैंने एक्सपीरियंस करा जब मैंने मैच देखा ब्लाइंड क्रिकेट का, कि उतना ही प्रोत्साहन से सब लोग वो देख रहे थे, उतनी ही एनर्जी थी स्टेडियम में जितनी एक नॉर्मल, अगर मैं कहूँ वर्ड यूज करूँ तो, स्टेडियम में होती है क्रिकेट के मैच में। तो स्पोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं चाहती थी, जब मैं देख रही थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सितारे जमी पर भी उसमें बास्केटबॉल की स्ट्रैटेजी, एज जो कोच का रोल निभा रहे थे आमिर खान, वो कोच की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी डाउन सिंड्रोम के एक्टर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को यूटिलाइज करते हुए, और स्पोर्टिंग एक्शन फिल्म में ज्यादा समय लेगा और पर्सनल जो कहानियां हैं वो कम स्पेस लेंगी। तो स्पोर्ट्स उसकी सेंटर पे होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बहुत आम भाषा में मैंने आपको बताया। दूसरी फिल्म में अगर मैं आती हूँ, तन्वी द ग्रेट, जब मैं हॉल से निकल रही थी वो स्क्रीनिंग देख के, और ये स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में टाटा पावर ट्रस्ट की तरफ से, उसमें बहुत पेरेंट्स थे, ठीक है, और उनके साथ उनके ऑटिस्टिक बच्चे थे। तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके रो रहे थे, और लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई थी जिनको
शायद अपने बच्चों को रेस करते करते धीरे धीरे समझ आएगा ऑटिज्म की क्या दिक्कतें या एबिलिटीज होती हैं, पर उनकी एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन सेट हो गई कि जैसे तन्वी द ग्रेट बाना पोस्ट पे सियाचन के चढ़ गई हैं, मेरा बच्चा भी ऐसा ही कुछ मैजिकल करेगा। तो ये अपने आप में जो ऑटिज्म एक्सपर्ट्स हैं या जो सेक्टर की बारीकियों को समझ रहे हैं, उनको मालूम है कि पेरेंट्स पे जब हम काम करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को रियल रखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम जब ऑटिज्म इंडिविजुअल पे काम करते हैं, क्योंकि उस इंडिविजुअल पे इतना फैमिली का प्रेशर आ जाता है कुछ अलग करने का कि वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी उसमें खो देते हैं। और जैसे मैंने कहा, अगर मैं अपनी जर्नी सोचूं एज अ स्कूल किड, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स की कुछ अनरियल एक्सपेक्टेशंस रही थी मेरे से, जिसमें शायद मैं उनके नॉर्म्स पे, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूं। उस चक्कर में मैं अपनी सोच या अपनी वो जो स्ट्रेंथ पे, जिस पे और पे काम कर सकती थी, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। और ऑटिज्म क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स रियलिटी वाली चीज है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इस बात पे फोकस करें। तो मुझे लगा कि जो मैसेजिंग लास्ट में दी गई कि एवरीबडी कैन बी एज ग्रेट एज तन्वी, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक थी। अदरवाइज बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। तो कुल मिला के कि जो हम कहते हैं कि आपको रियलिस्टिक सिनेमा करिए, वो इंस्पिरेशनल से रह के फिर इंस्पिरेशनल पर ही आके टिक गया। हाँ, और ये सेम है, चाहे वो रियल स्टोरी है श्रीकांत की या चंदू चैंपियन की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इंस्पिरेशनल ही है। नो डाउट कि कुछ डिसेबल्ड लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं या एक्सेप्शनल है, जैसे कि कोई और भी एक्सेप्शनल होता है या एवरेज होता है, राइट? Correct. इसमें डिसेबिलिटी का कोई जोर नहीं है, कोई करेक्ट। रोल नहीं है उसमें। मैं ये सिर्फ इतना पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो जब हम इस तरीके की स्टोरीज रखते हैं, क्योंकि हम डिसेबिलिटी की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है समझ इतनी कम रखती है, वो सोचते हैं शायद ये सारे ही इस तरीके से होते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं कि इनके अंदर सुपर पावर है, इनके अंदर सिक्स सेंस है। तो जो कि धारणाएं हम एज एक्टिविस्ट बहुत देर से लड़ने की उसके खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्स हो जाती हैं ऐसे नैरेटिव से। अब आते हैं एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, ये जब हम कोई दूसरी मूवी देखते हैं, कोई चाहे जी, कोई लव स्टोरी हो या एक्शन मूवी हो, जी, तो वहां पे हमें पता होता है कि ये रियल नहीं है। ये अब जो मूवीज में जिस तरह की लव स्टोरीज होती है वो तो रियल नहीं होती हैं, या जिस तरह का एक्शन होता है, अब गाड़ियां तो नहीं उड़ाई जाती सिंघम की तरह। तो जब हम डिसेबिलिटी पे आते हैं तो हम ये सोच के क्यों जाते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल हो? हम मूवी को मूवी की तरह क्यों नहीं ले सकते? अगर वो किसी भी अगर हम सिंघम को कर रहे हैं, दृश्यम को कर रहे हैं, जी, सनी देओल की कोई मूवी है, गदर 2 लगा लीजिए, कि ऐसे जी। पंप नहीं उखाड़ा जाता कोई, तो फिर हम ये व्यूवर इतनी एक्सपेक्टेशन जो इन मूवी से लेके क्यों जाता है? उसमें कहीं ना कहीं हम ओवर सेंसिटिव या इस सब्जेक्ट पे ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। मैं इसको बिल्कुल आपकी बात को गलत नहीं कहूंगी, लेकिन उतना ही फिर से फर्क है कि जो हम बाकी थीम्स की बात कर रहे हैं, एक्शन, लव, कुछ भी, उसके बारे में चर्चा होती रहती है बातचीत से। हमें ज्यादा उसके नॉलेज है, हम बैठ के सारे मिलके हंस के कह सकते हैं अरे ऐसे थोड़ी होता है। डिसेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कोई मुख्यधारा में खास चर्चा नहीं हुई है अभी कुछ सालों तक। अब थोड़ी होनी शुरू हुई है। जब मैंने सेक्टर ज्वाइन किया था तो डिसेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन, ये शब्द बताते बताते समझाते समझाते ही कॉन्वर्सेशन में आधा पौना घंटा निकल जाता था, तब जाके मेन मुद्दे पे हम आ पाते थे। अब थैंकफुली सोशल मीडिया को ले लें या फिल्मों को ले लें, अब वो और कंप्लायंस के जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं उनको ले लें, तो ये शब्द जो है थोड़े कॉमन प्लेस हो गए हैं। धीरे धीरे लोगों की नॉलेज उसके बारे में बढ़ रही है और जिज्ञासा है लोगों में और जानने की कि क्या होती है एक्सेसिबिलिटी, क्या होता है ऑटिज्म। तो वो चेंज हो रहा है, लेकिन अभी उतनी नॉलेज जो है ना लोगों के पास है नहीं। तो इसलिए जब वो जाते हैं तो उनको नहीं मालूम कि ये सच में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे आपने बोला पंप सच में नहीं उखाड़ा जा सकता, तो उनको नहीं पता कि सच में ऑटिज्म, अब कई लोग अभी तक ये धारणा मान के चलते हैं कि सारे ऑटिज्म
इंडिविजुअल्स मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नंबर्स के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर एक धारणा बनी हुई है कि सबको पेंटिंग आती है। तो ये धारणाएं जैसे जैसे हम नई नई धारणाएं इंट्रोड्यूस करते रहेंगे लोगों के वर्ल्ड में अलग अलग माध्यम से, तो फिर ये भी उसी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आपने दूसरी फिल्मों के बारे में बात करी, पर अभी 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 हमें थोड़ी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन वहां पे रखने की जरूरत है। और उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है सोशल मीडिया को, जो बहुत चीजों को ब्रेक डाउन कर चुका है, सिंप्लीफाई कर चुका है। की टेकअवेज क्या है? की टेकअवेज है कि चीयर्स टू बॉलीवुड की ये स्टेप्स उठा रहे हैं, ये सारा काम मेन स्ट्रीम पर्दे पे लाया जा रहा है। कम से कम ये चर्चा तो हम आप और मैं आज बैठ के कर रहे हैं, या जो व्यूअर्स आर्टिकल पढ़ेंगे सोचेंगे, तो मेन स्ट्रीम में ये चीजें आ गई हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत हमें इसकी अप्रिसिएशन बनती है। दूसरा ये कि अब जब हम ऐसी फिल्में बनाते हैं, तो जैसे हमने एक्टर्स को कास्ट किया, तो ऑब्वियसली हम उससे जुड़े हुए लोगों के साथ कंसल्टेशन करें थोड़ी, और उसके बारे में समझें और सोचें कि ये लोग क्या अपनी रिप्रेजेंटेशन में लूज आउट कर चुके हैं, जिसको हम इस मीडियम को यूज करते हुए ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस इंक्लूजन की जर्नी में। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आई एग्री। Yeah. अब रिसर्च में एक चीज ये है, थोड़ा सा मैं हटके बात करेंगे। रिसर्च में जैसे ये सब तो दावा करते हैं कि हम लोगों ने रिसर्च की है, काफी एनजीओस को इंक्लूड किया है। जैसे हम डिसेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं, जी। हम लोगों का मानना है कि जो यूनाइटेड नेशन ने जो आरपीडी एक्ट में टर्मिनोलॉजी दी है वही लीगल है और वही सही है। बहुत सारे लोगों ने कंसल्ट करके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक सही शब्द है। लेकिन हमारे सेक्टर में भी बहुत सारे आज भी जो लोग हैं वो बैंड शब्द यूज करते हैं, जैसे हैंडीकैप्ड, डेफ एंड डम, जबकि ये शब्द बैन हो चुके हैं। उसके अलावा फिर हम ये तो हो गए जिन लोगों को टर्मिनोलॉजी का ज्यादा नहीं पता। अब जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे, आजकल हर कोई एक्टिविस्ट है, तो करें क्या, हर कोई हर टर्मिनोलॉजी यूज करता है। लेकिन कुछ लोग, मैंने ये एलीट जो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत है, वो भी टर्मिनोलॉजी के साथ खेलते हैं, स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड शब्द यूज करेंगे। कई जगह जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो तो करते ही हैं, स्पेशली एबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड। ये जो शब्द आते हैं ये जजेस से भी आते हैं, लॉयर से भी आते हैं, मिनिस्टर से भी आते हैं, जहां पे हम उनको कॉन्फ्रंट नहीं कर पाते। तो रिसर्च की जब हम बात आते हैं, मैं वहां पे आपको लाना चाह रहा हूं कि पता ये कैसे मेक श्योर हो कि जिन लोगों से वो रिसर्च कर रहे हैं वो सही लोग हैं, या उनको सही डिसेबिलिटी की नॉलेज। ये भी तो अपने आप में एक चैलेंज है ना। बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि डिसेबिलिटी जैसे कि कोई भी फील्ड आप देख लें, तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबके अपने बायसेस और एक्सपीरियंसेस हैं, जिससे वो इंस्पायर होके या मोटिवेट होके काम करते हैं। तो डिसेबिलिटी में भी ऐसा ही है कि बहुत डाइवर्सिटी है थॉट की, अंडरस्टैंडिंग की। तो ये धीरे धीरे कंसोलिडेट होगी, और ये बहुत ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता हम इसके बारे में कुछ आज के डेट में बैठ के कर सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि हम कोई एज ए कलेक्टिव इनिशिएट करें, कि कोई कलेक्टिव एक प्लेटफॉर्म बने जिसमें सब अपनी अपनी बात रख के कुछ एक एज अ बेंचमार्क क्रिएट हो इस सेक्टर के लिए, इस सेक्टर को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड किया जाए। पर वो एक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लेवल पे ही हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे की बात अदरवाइज कोई क्यों सुनेगा। तो अगर हम एक सेक्टर को ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो कुछ एक चीजें जो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए जिन पे, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी है, चाहे टर्मिनोलॉजी है, तो अगर वो बेंचमार्क बन जाए, धीरे धीरे मिलके कुछ नॉर्म्स, गाइडलाइंस सेट हो जाएं, तो शायद हम इसको थोड़ी सी मतलब इस पे कुछ करेक्शन कर सकते हैं। पर अभी ऐसा नहीं है। बिल्कुल। कुछ और ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा, और क्या मैसेज रहेगा आपका सिनेमा मेकर्स के लिए पर्टिकुलरली? मैं तो कहूंगी प्लीज ऐसी फिल्में बनाते रहिए, और बहुत बनाते रहिए। और सही गलत की बात नहीं है, मैंने फिर कहा मैं सही गलत नहीं देख रही हूँ, हाँ, पर मैं अच्छा और बहुत अच्छा उस बारे में सोच रही हूँ। तो जितनी फिल्में होंगी, जितनी मेन स्ट्रीम हॉल्स में हम और लोगों को आते देखेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल कुछ हॉल्स जो है एक्सेसिबल भी हो गए हैं, तो बहुत सारे मूवी गोअर्स
मेन स्ट्रीम मूवी गोर्स इंटरेक्ट करते हैं व्हीलचेयर यूजर्स से जो पिक्चर देखने आते हैं। तो उस तरीके की बातचीत भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाती है कि वो अप्रिशिएट कर पाते हैं कि व्हीलचेयर यूजर्स का भी कोई और एक पर्सनालिटी है, खाली वो एक व्हीलचेयर पे ही बैठते हैं, उनकी वो आइडेंटिटी नहीं है, वो भी उस सिनेमा को उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना कि ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन चालू होती है फिल्म के माध्यम से मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है एंड ये होती रहनी चाहिए। बट हाँ, रिसर्च भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि डिसेबिलिटी इतना पीछे रह गया है बाकी सब इश्यूज में, उसको एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है। थैंक यू सो मच श्रुति मैम बात करने के लिए और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, और बहुत सारी नई चीजें, नए एस्पेक्ट सामने आए और क्या आप कन्वे करना चाहती थी वो भी सामने आया। और लिसनर्स, आप भी जरूर अपनी मूवीज, ये वाली मूवीज देखें और अपना फीडबैक दें, कैसी लगी आपको ये चर्चा और कैसी हैं मूवीज, आप क्या सोचते हैं, तो व्यू पॉइंट दीजिए। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू दानिश, थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने श्रुति मैम से, जो जर्नलिस्ट हैं, डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्पेशलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं। डिटेल में उन्होंने बताया इन मूवीज के बारे में। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनालिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। Join the Purple Movement in Goa. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Goa, in association with Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and United Nations India, proudly present International Purple Fest, Goa 2025, 9th October to 12th October. Registrations are officially open. Whether you are a person with disability, an NGO, an organization, or simply someone who believes in an inclusive world, this fest is for you. Let's come together to celebrate diversity, inclusion, and empowerment. Register now on the International Purple Fest app. स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन, जो कि एक एसएस2 डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई, जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं, और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन, जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। फ्री एस लर्निंग के साथ मनाए ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। इस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर बैरियर ब्रेक लेकर आए हैं 1 महीने का फ्री एस लर्निंग सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको मिलेंगे 21 एस बाइट्स और 11 कोर्सेज। CPSEC सर्टिफिकेशन की तैयारी के लिए एकदम सही। फ्री सब्सक्रिप्शन पाने के लिए बैरियर ब्रेक एस लर्निंग पर जाएं। याद रहे ace.barrierbreak.com यानी कि ace.barrierbreak.com पर। यहाँ पर प्रो मंथली प्लान चुनें। फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए कोड है GAAD25। बोनस अलर्ट, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पाएं मुफ्त। दोस्तों, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो इंतजार न करें, इस अवसर का लाभ उठाएं और पहुंच से जुड़ी सभी चीजों के कोर्स पर अपनी पहुंच बनाएं। इस साल ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे को बनाएं फ्री एस लर्निंग के साथ एकदम खास।